अपनी बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए जब वो अपने घर से निकला तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने छेड़छाड़ करने वाले लड़के को यमलोक ही पहुंचा दिया। एक स्कूल मास्टर का बेटा होते हुए भी उसे इतना क्रोध आया कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। बस यही अपराध की दुनिया की तरफ उसका पहला कदम था। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक कदम उठाए, यहाँ तक कि पूरी राज्य सरकार की मशीनरी को ही हिला डाला। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की। वो जब तक जिंदा था लोगों के बीच दहशत का पर्याय बन चुका था। फाइनली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे एक दिन न्यूट्रलाइज किया, लेकिन क्या थी उसकी कहानी और किस तरह हुआ उसका एनकाउंटर, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। साल 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हटा बाजार के नजदीक मामखोर गांव में एक टीचर के घर जो बालक पैदा हुआ वही बड़ा होकर श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से जाना गया। वो अपने समय का खतरनाक गैंगस्टर और सुपारी किलर था। एक समय था जब गोरखपुर के एक क्षेत्र में हरिशंकर तिवारी का सिक्का चलता था, लेकिन हरिशंकर तिवारी को टक्कर देने के लिए वीरेंद्र प्रताप शाही मौजूद थे। इन दोनों के बीच की रस्साकस्सी अभी चल ही रही थी कि इसी बीच इसी क्षेत्र में एक तीसरे खतरनाक अपराधी ने अपना सिर उठाया। इसने अपनी बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का बदला उस व्यक्ति की मौत के साथ लिया जिसने छेड़छाड़ की थी, और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दिशा में कदम बढ़ाए और देखते ही देखते इस क्षेत्र में इसने काफी तेजी से हत्याएं करनी शुरू कर दी। हालात यहां तक पहुंच गए कि इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस को अपनी पुलिसिंग का तरीका भी बदलना पड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रैप करने के लिए यूपी पुलिस ने उसके मोबाइल सिम कार्ड की CDR निकाली। ये पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इस तरीके की टेक्निकल अप्रोच इस्तेमाल की। और इतना ही नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए पुलिस ने पहली बार जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो मोबाइल सर्विलांस था, जो आगे चलकर पुलिस या जांच का अहम हिस्सा बना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उस समय दहल उठी जब श्री प्रकाश शुक्ला ने एक के बाद एक लगातार 3 जघन्य अपराध किए। उसने कभी हरिशंकर तिवारी की कॉम्पिटिटर रहे पूर्वांचल के खतरनाक गैंगस्टर वीरेंद्र शाही को बच्चों के स्कूल के सामने ही निपटा दिया। इसके बाद एक लॉटरी के व्यापारी की खटिया खड़ी बिस्तर गोल करके उसका ऊपर का टिकट काटा। हुसैनगंज चौराहे पर उसने एक होटल के कमरे में AK-47 राइफल से अपने तीसरे कारनामे के निशान छोड़ दिए। लगातार हो रही इन वारदातों ने सरकार की नींद हराम कर दी। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस बात के सख्त निर्देश दिए कि राजधानी में जो 3 हत्याकांड हुए हैं उसके पीछे जो भी है उसका जल्द पता लगाइए। पुलिस पर इस तरह दबाव भी बना। पुलिस ने अपनी जांच में ये इन्फॉर्मेशन हासिल की कि होटल में जो कांड हुआ है उसके पीछे गोरखपुर का रहने वाला श्री प्रकाश शुक्ला जिम्मेदार है। अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में श्री प्रकाश शुक्ला अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को यमपुरी के दर्शन करा चुका है। पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को काउंटर करने के लिए एक STF का गठन किया और STF श्री प्रकाश शुक्ला के पीछे नहा धोकर पड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फाइनली श्री प्रकाश शुक्ला का क्या हुआ? क्या STF ने श्री प्रकाश शुक्ला का अकाउंट क्लोज किया या फिर उसने ही किसी पुलिस वाले का अकाउंट क्लोज कर दिया? आपको श्री प्रकाश शुक्ला की क्रूरता का एक एग्जाम्पल बताते हैं। यह घटना 90 के दशक की है, जब लखनऊ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में IPS राजेश पांडे और सत्येंद्र वीर फोन नंबर टटोल रहे थे कि तभी एक कॉलर ने उन्हें फोन किया और ये इन्फॉर्मेशन दी कि आपको जिस क्रिमिनल की तलाश है वो 4 दिन बाद हजरतगंज स्थित एक सैलून में आने वाला है। तो 4 दिन बाद IPS राजेश पांडे, सत्यवीर, RK सिंह और रणकेंद्र सादी वर्दी में हजरतगंज की उस सैलून में जाकर देखते हैं जहां उन्हें अपने टारगेट के आने की संभावना थी। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें उस एज ग्रुप का एक भी बंदा नहीं मिला जिस एज ग्रुप वाले नौजवान की उन्हें तलाश थी। एक समस्या ये भी थी कि जिस व्यक्ति की तलाश में वो लोग आए थे उसकी उनके पास कोई तस्वीर नहीं थी, ना ही उनमें से पहले किसी ने उसे देखा था। उन्हें तो केवल एक अंदाज के साथ उम्र के अकॉर्डिंग व्यक्ति को खोजना था। सालों के अंदर जब उन्हें कोई नहीं मिला तो वो वापस हजरतगंज के जनपद चौराहे पर आकर खड़े हो गए। वहां से वो एक गली के अंदर पहुंचे तो वहां से 4 नौजवान आते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक के हाथ में 2 बैग थे, बाकी 3 नौजवान साथ में थे। पुलिस को शक हुआ और इन लोगों ने अपनी अपनी पिस्तौल निकाली। ये देखकर खाली हाथ चल रहे 3 नौजवान पलटकर भाग निकले और बैग वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। राजेश पांडे बैग वाले व्यक्ति के पास पहुंचा और उस बैग को खोलकर दिखाने के लिए कहा।
जैसे ही बैग को खोला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि बैग के भीतर राइफल और हथियार थे। जबकि दूसरी तरफ आर.के. सिंह उन 3 नौजवानों का पीछा करने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। राजेश पांडे आर.के. सिंह के पीछे भागे। आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मुंह के बल गिरा हुआ है और उसके शरीर पर गोली लगी हुई है। उसके पास जाकर देखा तो वो सब इंस्पेक्टर आर.के. सिंह थे। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। अगले दिन पुलिस टीम क्राइम स्पॉट पर जांच करने के लिए पहुंची तो दुकानदार ने बताया कि पहले 3 लड़के गली से भागते हुए आए और उनके पीछे पिस्टल लिए हुए एक व्यक्ति भाग रहा था। आगे चलकर वो व्यक्ति तार की फेसिंग से उलझ कर रह गया। तभी वो तीनों वापस आए और उसकी रिवॉल्वर छीनकर एक व्यक्ति ने उसकी कनपटी से लगाकर सारी रिवॉल्वर खाली कर दी। पुलिस अधिकारी को कुल 9 गोलियां लगी थी। अब जिस व्यक्ति ने इंस्पेक्टर आर.के. सिंह को गोली मारी वही था श्री प्रकाश शुक्ला। चारों तरफ से बढ़ते प्रेशर को देखते हुए एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला की लोकेशन को ट्रेस करने और उसे घेरने की पूरी प्लानिंग की। लेकिन समस्या ये थी कि आज तक किसी ने भी श्री प्रकाश शुक्ला का चेहरा देखा ही नहीं था कि वो कैसा दिखता है। ये किसी को नहीं मालूम था। केवल उसकी उम्र का अंदाजा था कि वो लगभग 25 साल का एक नौजवान था। श्री प्रकाश शुक्ला के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे थे। उसने पटना में बिहार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या की और इसके बाद यूपी पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसने तो अधिकारियों के दिन का चयन और रातों की नींद उड़ा दी। पुलिस को ये जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला ने 6 करोड़ रुपए लिए हैं उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को टपकाने के लिए। इसके बाद तो पुलिस के लिए यह जरूरी हो गया कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके श्री प्रकाश शुक्ला को या तो अरेस्ट किया जाए या फिर उसका गेम बचाया जाए। तो फाइनली यूपी एसटीएफ अब उसकी डेथ वारंट लेकर निकल चुकी थी। पुलिस ने पूरे स्टेट में अपने इन्फॉर्मर के नेटवर्क को एक्टिवेट मोड पर डाला, उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस सिस्टम पर डाला। मोबाइल नंबर को ट्रेस करने के बाद पुलिस को भी श्री प्रकाश शुक्ला के कलरफुल नेचर के बारे में पता चला। ये खूबसूरती का शौकीन था और अपनी एक चची जान के साथ फोन पर लगा रहता था। बस इसी लड़की के चक्कर में श्री प्रकाश शुक्ला की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की। लेकिन लगता है शुक्ला जी इस बात को समझ गए थे कि पुलिस उनकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन हासिल कर चुकी है, इसीलिए उन्होंने अपनी महबूबा से पीसीओ के जरिए बातचीत करना शुरू कर दिया। मगर वो भूल गए कि पुलिस तो डेढ़ सियानी है। वो पहले से ही श्री प्रकाश शुक्ला की महबूबा का नंबर भी सर्विलांस पर डाल चुकी थी, इसीलिए श्री प्रकाश शुक्ला की लोकेशन को ट्रेस करने में पुलिस को कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला की महबूबा के नंबर के जरिए गाजियाबाद में उसकी लोकेशन का पता लगा चुकी थी। श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मौजूद था। पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर आई और अपने सारे मॉडर्नाइज वेपन लेकर श्री प्रकाश शुक्ला को न्यूट्रलाइज करने के लिए 23 सितंबर 1998 को निकल गई। पुलिस को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद से निकला है और वो दिल्ली हाईवे पर पहुंचने वाला है। पुलिस ने रास्ते में ही वसुंधरा एनक्लेव के पास श्री प्रकाश शुक्ला को घेरने के लिए एम्बुश लगा दिया। एसटीएफ के खतरनाक और खूंखार जवान अपनी बंदूकों का मुंह खोले हुए टारगेट के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एसटीएफ के ऑफिसर राजेश पांडे के पास एक कॉल आई कि सर, टारगेट दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने वाला है। व्हाइट कलर की एस्टीम कार में 3 लोग मौजूद हैं। इनमें से एक श्री प्रकाश शुक्ला भी है। उसके पास AK-47 नहीं है, केवल पिस्टल है। इतना सुनते ही राजेश पांडे ने फोन कट किया और अपने जवानों को अलर्ट कर दिया कि टारगेट उनकी तरफ ही आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार ने दिल्ली बॉर्डर क्रॉस किया और उसके पीछे एसटीएफ की गाड़ी लगा दी गई, जिसमें 4 हथियारबंद एसटीएफ के जवान सादी वर्दी में मौजूद थे। अब श्री प्रकाश शुक्ला की कार उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां एसटीएफ की पार्टी उसके खिलाफ घात लगाकर बैठी थी। मौके पर पहुंचकर श्री प्रकाश शुक्ला की नजर झाड़ियों में छिपे हथियारबंद जवानों पर पड़ी। उसने अपनी गाड़ी को रोकने का ऑर्डर दिया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। तब तक एसटीएफ के जवान झाड़ियों से निकलकर श्री प्रकाश शुक्ला को घेरने लगे। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को रिवर्स ले लो। ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स लेने की कोशिश तो की, लेकिन पीछे भी एसटीएफ के जवान उस कार को घेर चुके थे। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने सरेंडर करने के बजाय मुकाबला करना सही समझा। उसने पिस्तौल निकालकर एसटीएफ पर फायर झोंका। एसटीएफ के जवान इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो गई, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला भी बहुत सख्त जान था। उसके दोनों साथी मारे गए। उसे खुद भी 2 गोलियां लग चुकी थी। इसके बाद भी उसने अपनी कार को तेजी से खेतों की तरफ मोड़ा, लेकिन एसटीएफ आज उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने की मूड में नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला की किस्मत भी खराब थी। वो जिस खेत में घुसा उसमें पानी भरा था। उसकी कार फंस गई और एसटीएफ उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी पिस्तौल से एसटीएफ पर फायर किया। एसटीएफ ने चारों तरफ से श्री प्रकाश शुक्ला पर जबरदस्त फायरिंग की
और वो मौके पर ही मारा गया। आखिर श्री प्रकाश शुक्ला के इस बुलंद हौसले का कारण क्या हो सकता है? क्या सच में श्री प्रकाश शुक्ला कल्याण सिंह को मार सकता था? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। श्री प्रकाश शुक्ला के मरने के बाद एसटीएफ के अधिकारियों की जान में जान आई। तो ये थी यूपी के एक खतरनाक गैंगस्टर के एनकाउंटर की कहानी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।